अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि जब बचपन आपका कैसा गुजरा, और जब आप छोटे थे तो कभी आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे बड़े होने के बाद? और हम ये जानना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये पता चले कि वो ऐसी कौन सी विजनरी सोच, वो कौन सी ऐसा ख्याल है जिसकी वजह से इंसान इतनी सक्सेस तक पहुंचता है। तो वो आपकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है और आप एक इंस्पिरेशन है हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि आप कैसा सोचते थे, कुछ डिफरेंट सोचते थे, कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ के साथ भरी पड़ी है, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक सक्सेस स्टोरी जो कि एयर सियाल की है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एयर सियाल के चेयरमैन साहब से, जो कि जनाब फ़ज़ल जनानी साहब हैं, जो कि बहुत ही हम्बल, टैलेंटेड और जनरस शख्स हैं, और उनसे हमेशा मिलके बहुत खुशी होती है। तो आज हम चाहते थे कि आपके साथ भी इनकी एक मुलाकात कराई जाए। तो सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम जी। शुक्र अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आपको बहुत मुबारक हो। एक तो एयर साल ने पूरा साल कंप्लीट किया है, और इसके अलावा आप दोबारा से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं 3 साल के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे एक एयर साल एक ब्रांड बनाया है जैसे आपने, और इतने ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद थे, और स्पेशली एयर का लाइंस के अंदर एक बहुत बड़ी ये एक सक्सेस स्टोरी है कि आपने अपना एक ब्रांड डेवलप किया। तो कितने चैलेंजेस आए और कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा अपना ब्रांड डेवलप करने के लिए? देखिए जी, जहाँ तक तो बात है ना स्ट्रगल की, वो तो आपको पता ही है। 5-6 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे कि हमने इसको करना है। तो जो ऑलरेडी मार्केट में जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं, पीआई है, श्रीनियर है, एयर ब्लू है, और यहाँ पे गुंजाइश मौजूद थी। और साथ हम लोग, आपको पता है, इंटरनेशनल ट्रैवलर है। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट एयरलाइंस जब सारी दुनिया को देखते हैं, जैसे एमिरेट्स है, कतर एयरवेज है, ये सारी एयरलाइंस है। कभी एक वक्त था कि पीआई इस म्यार पे होती थी, पीआई ने इन लोगों को बनाया, और अब ये माशाल्लाह लीड कर रहे हैं। तो हम लोग सोचते, बीइंग ए पाकिस्तानी, दिल में आता है यार हमारी अपनी भी कोई एयरलाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें चले उस लेवल की फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन उसके कह लें कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात है, नेशनल कैरियर है वहाँ के, उनके पास पैसा है, हर चीज़ है। तो हम भी एक अच्छी म्यारी एयरलाइन बनाए। तो ये पीछे इसके दूसरा ये मोटिव था कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, ऑर्डर्स लेके आते हैं, तो इधर हर वक्त पाकिस्तान में ये चीज़ एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, ज़र मुबादला की हर वक्त यहाँ पे कमी होती है। तो फिर ये सोचा कि यार ये एयरलाइन पे हम जाते हैं तो ये तो पैसा बाहर लेके जाते हैं, जो हमने इधर से टिकट खरीदे हैं इनसे, ये तो फॉरेन करेंसी की शक्ल में बाहर ले जाते हैं, जो डॉलर हम कमाते हैं ये बाहर ले जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही था सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का, कि हम लोग अपना ज़र मुबादला बचाएंगे भी और कमाएंगे भी। बचाएंगे ऐसे कि जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, वो एयरलाइन से जाएंगे तो पैसा इधर ही रहेगा, जो टिकट्स हम वहाँ पे बेचेंगे वो भी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में आएगा। तो ये इसका पीछे एक कह लें कि जो मेन पीछे एक था ना कि हमने एयरलाइन बनाने का मकसद वो ये था। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका विजन है, और मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम सबको चाहिए कि हम लोग एयर सियाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और हम लोग इसके ऊपर ही ट्रैवल करें। बल्कि आप बड़ा हम्बल इसमें हो गए, और मैंने खुद ट्रैवल किया है एयर सियाल पे, और मैंने देखा है कि इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं हर लिहाज से। हर चीज़ बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन्ड है इसकी। तो इसके लिए जो आपका जो क्रू है, या आपके जितने भी आपका अमला है, उसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं? आपने दो क्वेश्चन किए हैं, कि दो बातें की हैं जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त, दोनों अच्छी बातें हैं। कि जो एक आपने बात की कि हमें ट्रैवल करना चाहिए, मैं ख़ुद पाकिस्तानी अपने सारे भाइयों से ये और पाकिस्तान की आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एयर सियाल को प्रेफरेंस दें। ये तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी बेस्ड एयरलाइन है, पहली दुनिया में कम्युनिटी बेस्ड पहली एयरलाइन है। प्राइवेट एयरलाइंस तो बहुत है, लेकिन वो इंडिविजुअल पर्सनस की हैं या चंद लोग होंगे। ये कम्युनिटी बेस्ड एयरलाइन है, और ये इसका मकसद यही है कि आप ये मुल्क की खिदमत करने के लिए बनी है। तो लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, इसको इनक्रेज करना चाहिए कि जहाँ पे वो दूसरी एयरलाइंस पे जाते हैं उस पर भी ट्रैवल करें, लेकिन इसको प्रेफरेंस दें, इसलिए कि इसका मकसद पीछे जो है ना अपने मुल्क की खिदमत का है। दूसरी बात जो आपने की स्पेशल हमारी ट्रेनिंग है, डेफिनेटली जी, एक कंपनी का आपका विजन होता है,
और उसके बाद ट्रेनिंग तो एक सिविल एविएशन का जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसके मुताबिक आपने चलना है। लेकिन हमारा भी यही है कि नाम सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ हमारा, सेफ्टी की बात आए तो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है जी, आपने फ़्लाइट डिले कर दें, फ़्लाइट को रोक लें, लेकिन आपने तभी ट्रैवल करें जब 100% आपकी हर चीज़ मेरिट पे और आपकी क्लियर है हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। क्रू की भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो हम पूछते हैं उस पे जो भी लड़की या लड़का है कि उसमें टॉलरेंस लेवल किस लेवल का है, क्योंकि देखें जो पैसेंजर होता है ना वो बॉस है। एब्सोल्युटली। ठीक है, हमने उन्हें बोला जी आप लोग आपकी अपनी लाइफ नहीं है। जब आप खिदमत कर रहे हैं ना, आप एयर में है या ग्राउंड में है, तो जो कस्टमर आया ना तो आपने उसको फैसिलिटेट करना है। वो अगर नाराज़ भी हो रहे हैं तो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि ही इज़ द बॉस। एब्सोल्युटली। तो हमारा यही मकसद है, यही चीज़ें हम अपने स्टाफ को बताते हैं। जी तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो फीडबैक आप भी देखती होंगी, जी जी बिल्कुल। रिव्यूज़ हमारे देखने से इसके एयर सियाल के माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक अच्छी मियारी सहूलत प्रोवाइड की हुई है, सफरी सहूलत प्रोवाइड की हुई है पाकिस्तान के अवाम को। अभी हम कराची से, आपको पता है हमारा कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है, वहाँ से हमारा फ़्लाइट जनरेट होती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि जब बचपन आपका कैसा गुजरा, और जब आप छोटे थे तो कभी आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे बड़े होने के बाद? और हम ये जानना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये पता चले कि वो ऐसी कौन सी विजनरी सोच, वो कौन सी ऐसा ख्याल है जिसकी वजह से इंसान इतनी सक्सेस तक पहुंचता है। तो वो आपकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है और आप एक इंस्पिरेशन है हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि आप कैसा सोचते थे, कुछ डिफरेंट सोचते थे, कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। देखिए, मेरी बात सुन के हैरानगी होगी आपको भी और मेरे जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी। देखिए, हम लोग एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा सर्जिकल का बिज़नेस है। 1908 में मेरे दादा ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और फिर हमारी फैमिली, मेरे वाले साहब, मेरे चचा, मेरे दादा के जो भाई थे, ये सारे एक जगह का काम करते थे। जो बिज़नेस कम्युनिटी से, जो बिज़नेस फैमिली से लोग होते हैं ना, उनका विजन वो ऐसा नहीं होता कि हमने को ऐसा प्रोजेक्ट करना है। वो उनको होता है अपने जब पढ़ना है तो अपने कारोबार में जाना है, अपने अपना बिज़नेस करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के इनामात होते हैं। मेरा जो मैंने तो सारा कुछ देखा ना अपने सामने, कि जो अल्लाह ताला ने जो आपके हक़ में लिखा है, आपके किस्मत में लिखा है, वो आपको मिल के रहता है। मेरे वाले साहब कहा करते थे, बेटा किसी चीज़ के पीछे नहीं जाना, अल्लाह के हुक्म से तुमने ईमानदारी से काम करना है तो अल्लाह ताला की ज़ात पर इज़्ज़त देंगे। और ये कहते थे व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ बियदिल खैर। वो कहते थे कि ज़िल्लत भी और इज़्ज़त भी दोनों मेरे रब की तरफ से है। तो बेटा अच्छे काम करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो क्रिकेटर था। मेरा तो जो ड्रीम था, जो मेरा पैशन था, वो तो क्रिकेट है। ठीक है जी, अभी भी है, अभी भी मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ, खिलाता भी हूँ। तो मैं श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेला हूँ। अच्छा। तो अगर उस एंड को देखा जाए तो मेरा था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ठीक है, वो हमारी को फैमिली बाइंडिंग्स थी, जिस वजह से मैंने 20-21 साल की उम्र में क्रिकेट को खैराबाद कह दिया, प्रोफेशनल क्रिकेट को आगे जाने के लिए। मैं अपने बिजनेस में आ गया, फिर मैं एज ए शौकी कह लें कि अपने शौक के हिसाब से क्रिकेट खेलता था, और अभी भी मैं खिलाता भी हूँ। तो ये जो एयरलाइन का मामला है, देखें कि ये कैसे ज़हन में आया प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बना ना 2014-15 में जी। तो तब मैं एयरपोर्ट का भी कन्वीनर था HR कमेटी का। तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है हमें COO की तलाश थी। तो वो एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया, तो उसने इंटरव्यू दिया। उसने जो भी हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे हमारी टीम के, प्रोफेशनल टीम के, उन्होंने फर जवाब दिए उन चीज़ों के। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी मुझे को आप अलहदा टास्क दें जहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस आपको नज़र आए। तो आपको पता चले मैं कुछ कर रहा हूँ, तो जैसा आपका स्ट्रक्चर है उसमें शायद आपको मेरी परफॉर्मेंस नज़र ना आए। मैनेजमेंट ने सोचा भाई नहीं, तो मुझे फिर हमारे एक दोस्त है बड़े प्यारे, उन्होंने कॉल की कि भाई ये बंदा असल में एयरलाइन का बंदा है। तो मैंने चैम्बर में उसको बुलाया कि आओ मुझे बताओ कि एयरलाइन बनती कैसे है, एयरलाइन होती कैसे है।
तो जेहन में तो था ना कि कुछ ऐसा किया जाए जो मुल्क की खिदमत के लिए हो। ज़र मुबादला ख़ास तौर पर इसमें बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ डॉलर्स इसमें इन्वॉल्व है। जो लोग पाकिस्तान से 70-80 लाख या 10 मिलियन के करीब लोग ट्रैवल करते हैं, तो पैसा बाहर जाता है ना। मैक्सिमम तो लोग 50% से ज़्यादा तो दूसरी एयरलाइंस पर ट्रैवल करते हैं। उसने कहा जी ऐसी एयरलाइन बनती है। तो फिर उनसे जब बातचीत हुई, फिर हमने और लोगों को बुलाया कि और लोग भी आए, उनसे भी प्रेजेंटेशंस ली, फिजिबिलिटी बनी। तो फिर हमने कहा जी हम एयरलाइन बनाएंगे। तो फिर जब एयरलाइन बनाने के लिए सोचा, तो फिर ज़ाहिर बात है साल का टाइम होता है आपके पास, आप साल से ज़्यादा तो चैम्बर में नहीं गुजार सकते हैं बीइंग ए प्रेसिडेंट। तो मैंने दोस्तों से मशावरत की, तो कहा जी एयरलाइन बनाते हैं। वो कैसे बनेगी? मैं कहा ऐसे बनती है यार, ऐसे बनेगी एयरलाइन। तो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, पैसे दिए। मैंने कहा 5-5 लाख रुपया दें आप, अगर आप चाहते हैं, फिजिबिलिटी बनती है, सारा कुछ होता है। तो उन्होंने पहले तो कहा नहीं लाख रुपया देंगे। और मैंने कहा भाई 5 लाख दोगे ना, किसी को दर्द होगा, मैंने 5 लाख दिया है, ठीक है। तो जब उन्होंने 5 लाख रुपये 5-5 लाख दिया, हमारे पास को 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। फिर हमने एयर सियाल लिमिटेड नाम रखा कि भाई एयर सियाल कंपनी होगी। एयर और सियाल, सियालकोट के पहले लफ्ज़ लिए हमने। तो उसके बाद हमारी अपना SECP में ना 25 डायरेक्टर वो उठाते हैं, कंप्यूटराइज उनका जो सिस्टम है। अब इधर तो 100 से ज़्यादा डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा जी ये मैनुअली होगा। 8 महीने लगे कंपनी बनते हुए, एयर सियाल को बनते हुए। जब 8 महीने लगे तो मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया। अब मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं था कि भाई चैम्बर प्रेसिडेंट की सीट भी नहीं थी। जो हमारे नए प्रेसिडेंट आए वो उस तरह उनकी कुछ तबीयत भी ऐसे हो गई, तो कुछ वो एयर सियाल के लिए वो कुछ उन्होंने ज़ाहिर बात है वो प्रोजेक्ट को नहीं थे लेके चले हुए। तो उनके लिए उन्होंने उस तरह नहीं अपना इसको किया, क्योंकि कमेटी बन गई चैम्बर की, उसका मैं चेयरमैन था। अब लोगों ने कहा जी हमारे पैसे वापस करें, हमने ये काम नहीं करना। आप यकीन करें कि 11 लोगों ने पैसे वापस लिए, 11 पीपल गॉट द मनी बैक। तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जी चैम्बर के अकाउंट से में पैसे थे, जब ये कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया ना, उससे पहले लोग ले सकते थे वापस। जब कंपनी अकाउंट में आ गए तो फिर उनको शेयर्स मिलने थे। वो कहते हमने आगे से पैसे नहीं देने, हमने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना। अब देखें जो अल्लाह करीम है ना, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ना, वो जो मालिक है जहानों का, उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो परेशानी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग तो आती है कि भाई एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, अब इसका क्या बनना है, क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि लोगों को जब बुलाया, भी कंपनी बन गया, अब आप हमें लाइसेंस लेना है, तो हमें कम से कम 50 करोड़ रुपये पेड अप कैपिटल है। वो होगा तो कंपनी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे। लोगों ने 58 करोड़ रुपया दिया। आप यकीन करें कि मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि मैं तो पूरे पहले दिन से प्रोजेक्ट को लेके चला हुआ हूँ, मेरी टीम है साथ। ये काम मुमकिन नहीं था। लोगों ने पैसे वापस लिए हैं, वाइफ ये जा रही है जी ये गलत बिजनेस है, ये चलेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप पैसे ना दें इसमें, पैसे दें इसमें या ना दें। किधर से लोग आए हैं ये मेरा अल्लाह जानता है। और लोगों ने इत्मीनान किया, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ अपने इन्वेस्टर्स का, डायरेक्टर्स का, कि उन्होंने इत्मीनान किया। हमने उनको ट्रू पिक्चर बताई जो सच था। बिल्कुल, बहुत सी कंट्रोवर्सीज इस तरह से बिजनेस प्लान के बारे में हुई, लेकिन हमने वक्त के साथ देखा कि वो सब गलत साबित हुई माशाल्लाह से। देखें लाइफ में ना गिव अप नहीं करना चाहिए। जो लोग भी गिव अप कर जाते हैं ना, किसी मसलहत के तहत हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पाक आपको कामयाब करते हैं। आपकी पढ़ाई भी पीछे रह जाती है, आपकी काबिलियत भी पीछे रह जाती है। ये मैंने देखा अपनी आंखों से, उसी के दौर से गुजर रहे हैं अभी। ये लोग कहते हैं जी मैं बड़ा, जी मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे। वो एक अनपढ़ बंदे के पास काम कर रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब लाइसेंस अप्लाई किया, अब लाइसेंस को 8 माह लग गए, उसको भी 8-9 माह लग गए, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है IB की, ISI की, सब की। अब यकीन करें जब लाइसेंस मिला ना, तो लोगों ने कहा लाइसेंस मिल गया। तो ये चीज़ें थी वो वाली कि जो इतनी बातें सुनने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, उसके अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, ठीक है। आपके साथ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ नेगेटिव माइंड के भी लोग होते हैं, लेकिन सारी बात है ये दुनिया है, ऐसे होता है। सारे पॉजिटिव माइंड के सारे लोग नेक नहीं हो जाते, तो सारे लोग बद भी नहीं होते। इसी पे दुनिया कायम है।
अल्लाह ताला ने जब हमें लाइसेंस मिला तो एक बड़ी सेलिब्रेशन थी, बड़ी खुशी थी कि भाई हमें लाइसेंस मिल गया, लोगों को ट्रस्ट बन गया, भाई अब बनेगी एयरलाइन इंशाल्लाह। अब हमें $20 मिलियन चाहिए था जहाज़ लेने के लिए। सारी बातें, जिस कंपनी को आपने लिखना है, आपके पास 50-60 करोड़ रुपया है, तो उस पर तो उन्होंने जहाज़ नहीं आपको देने। अब मैं लोगों से इकट्ठे हम लोग पैसे भी नहीं थे मांग सकते कि अभी पैसे दे दें हमें। हमने उनको कहा जी आप हमें 6 माह के अंदर ना 5 माह के अंदर पैसे दे दें। लाइसेंस मिला हमें 4 सितंबर को 2017। हमने कहा जी आप 2018 के मार्च तक हमें पैसे दे दें। पैसे देंगे तो हम उतनी देर में हमने कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की डिफरेंट कंपनीज के साथ। हमें जहाज़ अवेलेबल नहीं हुए। जब जहाज़ अवेलेबल नहीं हुए तो क्योंकि तब कोई एयर बस का इशू बना था कि एक तो पाकिस्तान की जो एविएशन पॉलिसी थी वो थी 12 साल से पुराना जहाज़ नहीं आ सकता, ये एक रिस्ट्रिक्शन थी। तो एक समझ से बाहर है पॉलिसी बनाने वाले, उन्होंने कैसी पॉलिसी बनाई थी कि देखें जब एयर बस या बोइंग से कोई भी नया जहाज़ निकलता है ना, वो मिनिमम 12 साल के लिए रिलीज़ होता है जी। तो जब किसी ने 12 साल के लिए रिलीज़ किया तो जब वो रिलीज़ करेगा, जहाज छोड़ेगा, तो 12 साल आपका तो आप ला ही नहीं सकते वो वाला जहाज। अनटिल अनलेस तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो आपको कम एज वाले जहाज मिल जाए, वो भी उनकी अगर आपके साथ फिजिबिलिटी बन जाए। तो उस हिसाब से फिर हमारे लिए ये जो बड़ा इशू बना कि जहाज ना मिले, पैसे इकट्ठे हो गए $20 मिलियन। हमने 23 के 24 मई को खत लिख दिया सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को कि हमारे यहाँ लाइसेंस आप इसको एक्सटेंड कर दें क्योंकि साल के लिए लाइसेंस था, या इसको रिन्यू कर दें। हमें कोई जवाब नहीं आया। सेक्रेटरी साहब को हमने लिखा था। इस दौरान इलेक्शन आ गए, जनरल इलेक्शन आ गए। इलेक्शंस में आपको पता है कि फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, सेटअप नया आ गया। अब हमने कोशिश की, हमारे वाइस चेयरमैन है उमर मीर साहब, मैं बताना चाहता हूँ जी मैं यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे इस पोस्ट पर बैठाया एज ए चेयरमैन। मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन है कैसर इकबाल बरियार साहब जो भी चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब वाइस चेयरमैन उमर मीर साहब है, GSD स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, और वैसे भी वो भी आजकल सेंट्रल पंजाब के वो कह लें कि क्रिकेट के उसके बोर्ड मेंबर हैं। और CEO है हमारे जी मियां अमीन हसन साहब जो निज़ाम सन्स के हैं, माशाल्लाह सियालकोट के बड़े एक्सपोर्टर हैं। वो हम 4 लोगों की हमारी टीम थी। ये टीम है हमारी जो आगे लेके चली सारे प्रोजेक्ट को। उसके बाद हमने जब जहाज ना हमें मिले तो हमने लाइसेंस के लिए कहा, तो लाइसेंस हमारा एक्सपायर हो गया। अब फिर वही चैम गोइयाँ कि जी ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, जो भी बातें सुनने को मिली। देखें कोई बंदा भी अपने कारोबार के बारे में बात नहीं सुनता। मुझे भी तकलीफ होती थी जो लोग बात करते थे। मैं कहता ये लॉजिक के साथ बात करो तो फिर बात ठीक है। बिजनेस कोई भी अच्छा बुरा, कुछ लोग किसी बिजनेस में एंटर हो रहे होते हैं और कुछ लोग उसी बिजनेस से बाहर निकल रहे होते हैं। ये जिंदगी है, ठीक है। तो बिजनेस कोई भी बुरा नहीं होता। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी। हाँ, तो चैलेंजेस को लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मेरी नज़र में जो पैसा है ना, पैसा अगर अल्लाह ताला आपको नवाजता है तो वो आपका हक बनता है आप कम्युनिटी के भी काम करें। ज़रूरी नहीं होता हर काम आप प्रॉफिट के लिए करते हैं। हर काम में प्रॉफिट तो पैसा लेके किधर जाना है, इधर ही छोड़ जाना है। तो ये काम जो है ना, एयरपोर्ट हो गया, ये ड्राईपोर्ट हो गया, ये एयरलाइन है सियालकोट की, तो हर पैसा इससे आप देखें ना कितनी, मैं समझता हूँ आप इसका शायद शेयर होल्डर नहीं है, जो लोग नहीं है तो उनको कितनी खुशी होती है तो मैं मेरे शहर की एयरलाइन है। तो जो इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है उनको उनका खुशी का आलम क्या होगा। पैसा वो चीज़ें नहीं देता। इधर लोगों के पास खरबों रुपए हैं, कोई जानता नहीं है। आप सियालकोट को वैसे एक्सपोर्ट के हवाले से भी मशहूर था, और अब आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने किए हैं उससे कितनी इज्जत मिलती है मुल्क में। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले मेरे एक डायरेक्टर अमेरिका से आए हुए थे। वो कहते हैं जी जिलानी साहब आपको एक चीज़ का इल्म नहीं है कि अमेरिका में आपकी, मगर आपसे मुराद कि आपके शहर की, आपकी एयरलाइन की कितनी इज्जत है। लोग सोचो यार सियालकोट की बिजनेस में एयरलाइन बना ली है, कम्युनिटी बेस्ड एयरलाइन बना ली है। तो ये वो कहने का मकसद ये वो हमें लाइसेंस रिन्यू हमारा, मैं दोस्तों को नहीं बताया जो हमारे डायरेक्टर से, मैं बताता दूंगा बंद करो इसको भी बंद करो, ये नहीं चलनी एयरलाइन। लेकिन वो दिमाग पे परेशानी थी, बोझ था। अब यकीन करें मैं अपने कारोबार में तो शायद एक दफ़ा ही मुझे कोई परेशानी आई होगी ज़िंदगी में, बाकी फिर उसके बाद परेशानी तो आ रही थी। ये इसके लिए मैं कई रातें नहीं सोया। सोच
फिर अल्लाह पे छोड़ना, या अल्लाह पाक आपको जो मंजूर है, वही बात कि इज़्ज़त भी आपके हाथ में है तो ज़िल्लत भी आपके हाथ में, जैसे मेरा सोना रब करेगा, हमें कबूल है। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मेरे बस में कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें इंसान के बस में होती हैं एक लेवल तक, उसके बाद फिर अल्लाह के हवाले होती हैं। तो अल्लाह पे छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया नबी पाक के सदक़े में। तो आप यकीन करें कि लाइसेंस भी नहीं हुआ। खान साहब, इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग उस्मान डार साहब ने करवाई, एविएशन मिनिस्टर साहब से मिले, सिविल एविएशन के लोगों को मिले। तो हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए, कोई यार नहीं हमारे लिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट को कैसे ओन किया। और ये उनकी ओनरशिप थी कि आज एक एयरसेल ने 1 अरब 30 करोड़ रुपया टैक्स दिया गवर्नमेंट को, चाहे वो पैसेंजर से कलेक्ट करके दिया है, तो चाहे हमने सेल टैक्स की मद में दिया है या इनकम टैक्स की मद में दिया है, हमने दिया है। ये एयरलाइन की एक्टिविटी बनी तो 1.3 बिलियन रुपीस का टैक्स गया है। अब ये देखें कि ये छोटी चीज़ नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने किया, जहाज़ भी हमें दुनिया की टॉप की कंपनियों से जहाज़ भी मिले। तो अल्लाह ताला ने, सारी बात, किसी जगह पे भी आप जाते हैं ना तो उसमें परेशानियां भी आती हैं, अरे सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बाद फिर राहत भी आती है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब आपके सामने है ये एयरलाइन जो हमारी है, हमने तकरीबन 1 साल में कोई 3800 फ्लाइट्स की हैं, 3,800 फ्लाइट्स और 6,000 से ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा आपके पैसेंजरों ने ट्रैवल किया है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें थोड़ा है कि लोग खुश हैं। और माशाल्लाह हैप्पी कस्टमर्स, उनमें से एक हम भी हैं, क्योंकि वाकई जो इंटरनेशनल जब आप फ़्लाइट पे जाते हैं और जब आप एयरसेल में जाते हैं तो आपको ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है माशाल्लाह से। और जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि 3,800 फ़्लाइट्स अभी तक जा चुकी हैं हमारी लोकल, और 6 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं एयरसेल के ऊपर। तो इंटरनेशनल आपका क्या इरादा है, कब तक ये स्टार्ट होगा? मेरा ख्याल है दुबई की एक फ़्लाइट भी अभी टेस्ट फ़्लाइट आप लोगों ने की है। असल में देखें जी, हमने ना चार्टर लाइसेंस अप्लाई किया था, वो हमें उसकी अप्रूवल मिली। तो उसमें फिर हमने एक इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है ना, वो हमने प्लान की कि एक फ़्लाइट करते हैं ना, देखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हमारा 90% प्लस उस पर लोड था, मगर जहाज़ ऑलमोस्ट हमारा फुल था। कुछ लोग थे जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला बना, कोई कोविड के टेस्ट का मसला बना, तो वो ट्रैवल ना कर पाए, अदरवाइज़ फ़्लाइट हमारी फुल थी। तो उसके बाद आपने जब भी इंटरनेशनल होना होता है ना, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में सारा सेटअप करना होता है, ऑफिसेज का, हर चीज़ का। उस प्रोसेस में हमारी टीम अभी लगी हुई है। और इंटरनेशनली हम एलिजिबल हो गए, हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। उसको थोड़ा 2-3-4 माह लगेंगे, टाइम लगता है। उसके बाद हम ज़रा कोविड को भी थोड़ा सा और क्लियरली देख लें कि किस तरह इस अब पेंडेमिक ने जाना है। तो उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे, फिर हमारे इंटरनेशनल इंशाल्लाह ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। उसके लिए हमें 5 जहाज़ चाहिए होंगे, वो मैंडेटरी हैं। तो 2 हम वाइट बॉडी जहाज़ लाएंगे बड़े, जिस पे माशाल्लाह हम मदीना पाक जाएंगे, जद्दा जाएंगे, रियाद जाएंगे, शारजा जाएंगे, दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे, कतर जाएंगे, मस्कत जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखें कि कितनी बड़ी ये बात है कि आपने अपने पैशन को लेके आप आगे बढ़े, और ये सारा पैशन ही था, एक जुनून था कि आपने ये कर गुजरना है। तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा एक मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी लगन और जुस्तजू को आगे रखें और अपने पैशन के ऊपर काम करें, और आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। जैसे कि अभी हम चेयरमैन साहब को देख रहे हैं माशाल्लाह से कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी इज़्ज़त से नवाजा है, और इनकी वजह से हमारे मुल्क का नाम कितना रोशन हो रहा है माशाल्लाह से। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, और अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है इसके लिए। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएंगे सियालकोट से कराची के लिए फ़्लाइट्स क्यों नहीं जा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सियालकोट के लोगों के लिए। सियालकोट की एयरलाइन है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने फ़्लाइट स्टार्ट की थी सियालकोट से। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लोड का इशू है डोमेस्टिक में सियालकोट से। तो उस वजह से हमने यही सोचा कि हम लोग ट्रंक रूट पे कराची से इस्लामाबाद और लाहौर, जो पेशावर की एक आध फ्लाइट या फिर की और कोयटा की भी की हैं, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को इन रूट्स के लिए। जब हम इंटरनेशनल होंगे ना, तो ये जो हमारा खित्ता है ना, ये जो मंडी बहाउद्दीन, खारियाँ, सियालकोट, ये सारा पसरूर, गुजरावाला, हाफजाबाद, वज़ीराबाद, इन गुजरात को, ये सारा जो है ना, पूरे पंजाब से जितने लोग ओवरसीज है ना, पाकिस्तानी बाहर है, 29% इस खित्ते के हैं।
तो वो सारे वेट कर रहे हैं एयर सियाल का। जब हम बाहर जाते हैं हमारी बात होती है कम्युनिटीज़ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं। तो इंशाल्लाह फिर हमारा हब एक सियालकोट भी होगा, सियालकोट से हम 7-8 फ़्लाइटें वीकली किया करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जैसे हमें पता है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो के दरमियान जो ब्रिजिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और हम लोग इस पे कई साल से काम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें कभी आप कदम रख चुके हुए हैं, आपको कैसे लोग चाहिए? जैसे टेक्निकल सपोर्ट होती है, IT से रिलेटेड लोग होते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे कौन से शोबे अपना सकते हैं या कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं जो कि हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल हों? देखिए, मैं बड़ा हकीकत पसंद बंदा हूँ। जी। मैं ना तो हवा में बातें करता हूँ, ना मुझे शौक़ है। देखिए, ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी डिफरेंट है। बच्चे हमारे पास आते हैं जी, मैंने एविएशन में BS किया है जी, BSc किया एविएशन में। ना तो उनको पता होता है, जब हमारी टेक्निकल टीम क्वेश्चन करती है उनको कम से कम थ्योरी का तो पता होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली। चले प्रैक्टिकल जब वो करेंगे तब है। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ पता नहीं होता। बच्चों की तालीम ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें उनको फ्यूचर में जाके उनकी लाइफ बने, ना कि वो बेचारे धक्के खाते रहे। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। जहाँ तक आपने टेक्निकल बात की, तो सारी बात है, जो इंजीनियर्स हमें चाहिए होते हैं, डेफिनेटली मैकेनिकल भी, एवियोनिक्स के भी चाहिए होते हैं, दोनों हमें चाहिए होते हैं, B1 B2 के। तो उसमें जो शाइनिंग स्टूडेंट होते हैं वो डेफिनेटली वो आते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल है ना, देखिए क्या सीख के आएगा कि बच्चा जो पढ़ के आएगा वो क्या सीखेगा एविएशन में? क्या एयरपोर्ट सर्विसेज का मसला होता है। तो वो सारी बात है, आपके साथ एक्सपीरियंस लोग हैं, पढ़ा लिखा होगा, कुछ बेहतर होगा, लेकिन इतनी जॉब्स नहीं है जितनी ये यूनिवर्सिटीज़ उनको पढ़ा रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बच्चा भी जब पढ़ने जाता है, माँ बाप के पैसे लगते हैं, तो उसको ये देखना चाहिए, माँ बाप को भी, यूनिवर्सिटी को भी, कि भाई डिमांड क्या है। बिल्कुल। जब डिमांड ही नहीं है उतनी उस लेवल की, तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिल्कुल। कि बाकी टेक्नीशियन चाहिए होते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, वो चाहिए होते हैं, वो भी डेफिनेटली अपना इंजीनियरिंग रिलेटेड ही है मेनली जो इसमें है। बाकी सर्विसेज है, सर्विसेज में अब क्या वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आना है। बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो केबिन क्रू के लिए, हमें काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आती हैं कि हम कैसे एयर सियाल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम केबिन क्रू के तौर पे उसको ज्वाइन करना चाहें, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह के लोग जो हैं वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एज लिमिट वगैरह, अगर आप वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दें तो। देखिए जी, जहाँ के आप जैसा कि आपको पता भी है कि एयर होस्टेस की जो जॉब है ना, वो वैसे तो यंग ही लड़कियाँ चाहिए होती हैं या लड़के चाहिए होते हैं, ठीक है, वो वेल स्पोकन हो, गुड लुकिंग हो, और प्रेजेंटेबल हो। तो एक पेशेंस लेवल भी उनका वो तो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि भाई देखें, उनको जब वो कोई बंदा भी जॉब कर रहा है ना 8 घंटे 10 घंटे, उसको ये समझना चाहिए, कहते हैं रिस्क हलाल एन इबादत है। वो यही इबादत है कि उस वक्त आप जॉब पे हैं, आपका गुस्सा जॉब से बाहर है, जॉब पे नहीं है। आपको जॉब पे बिल्कुल ईमानदारी से काम करना होता है। तो इसमें हमारे सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। जिन लोगों ने अप्लाई करना, भी आजकल कैबिन क्रू की हमारी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग्स होनी है कराची में। तो वो अगर कोई चाहता है अप्लाई करना तो वो अप्लाई 100% करें। अभी हम कर रहे हैं, अभी सियालकोट से भी होने हैं, अभी शायद लाहौर जाना हमारी टीम ने। अच्छा। तो ये ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं जो लोग, ठीक है। तो फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जी जी। सारी बात है, हमने हाइट देखनी है, BMI से उनको कद के, उनके हाइट के मुताबिक उनका वेट देखना है, फिर अपीयरेंस देखनी है। उसके बाद हाँ, एक और चीज़, हम जब कराची, अब तो हम नहीं जाते कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, लेकिन शुरू में हमें भी एक्साइटमेंट थी कि भाई हम भी जाएँ, देखें क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या सिलसिला होता है। वहाँ पे एक लड़की आई, पता नहीं अब हमारे पास एयर सियाल में है कि नहीं, क्योंकि अभी 600-700 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस बच्ची को कि उसने ना हिजाब किया हुआ था। और ये बिज़नेस जो है ना, इसमें आपको पता है ना कि भाई लड़कियों ने पीछे वो क्या कहते हैं, वो बांधा होता है, बाल बांधे होते हैं। तो उसको हमारी जो थी ना हेड ऑफ द इंचार्ज, उसने कहा जी ये उतारो और ये बांधो ज़रा पीछे। वो कहती सॉरी मैं नहीं कर सकती।
उससे पूछा क्यों नहीं कर सकती, तो उसने कहा जी बड़ी बात है, मैं मुसलमान हूँ और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। आप यकीन करें उसी जगह पर उस लड़की को भी हायर किया, वाह, और हमने कहा जी हमारी एयरलाइन में को हिजाब करना चाहेगी बच्ची, उसको इजाज़त है, वो करेगी। बहुत खूबसूरत। क्योंकि देखें बात ये है, इन चीज़ों से, क्योंकि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं ना, वो हर चीज़ का मालिक है। बिल्कुल। तो अगर किसी ने मेरी एयरलाइन पे इसलिए नहीं बैठना कि इनके पास हिजाब वाली लड़कियां, तो भाई ना बैठे। बिल्कुल। क्योंकि हम किसी को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसको हर किस्म का फ्रीडम ऑफ राइट्स है कि भाई जो वो चाहे, जो लिमिट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ना हो कि वो कि जी देखें मैं हिजाब करती थी, इस एयरलाइन वालों ने मेरे साथ ऐसे किया है। तो ये चीज़ें हैं जो अप्लाई करेगा, जो उस म्यार पे आ जाएगा, डेफिनेटली क्यों जैसे भी आपने केबिन क्रू की बात की, तो मुझे बताएं कि आपका जो केबिन क्रू का जो यूनिफॉर्म है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, तो किसने डिज़ाइन किया, इसके डिज़ाइनर कौन है? देखें जी हमारे जो डिज़ाइनर हैं वो नोमीन सारी हैं। उन्होंने इस हमारा यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया। हमने कहा जी इसमें जैसे जैसे कि बिल्कुल मॉडर्न टच भी हो और हमारा पाकिस्तानी टच भी हो, तो फिर उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बहुत करके बहुत दिया। खूबसूरत है वाकई, वो लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, और कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करता है। हम आपके जो सबसे यूनिक चीज़ है एयर सैल की, वो ये कि आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर दुरूद पाक लिखा गया हुआ है। तो वो एक इतना सोलफुल किस्म की चीज़ है कि वो दिल को भी बड़ा टच करता है। और मैं जानना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले कि इसके पीछे मिथ क्या थी, या थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। देखें मेरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस हैं सारा कुछ, देखिए ये अल्लाह ताला ने दुनिया अपने महबूब के लिए बनाई है, ठीक है। उन्हीं के सदक़े में सारा कुछ है यहाँ पे। तो असल बात जो है ना, जो असल बात है वो ये है कि जब हम बैठे हुए थे इसी तरह सारे, तो मैं बात अल्लाह ताला डालने वाला ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं ना मैंने अपने महबूब का नाम बुलंद कर दिया। तो उस ज़हन में आया, मैंने कहा हमने दुरूद पाक लिखना है, अपने जहाज़ों के ऊपर हमने दुरूद पाक लिखना है। तो हमने उसी वक्त बात की अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि जहाज़ बाहर उस वक्त पेंट शेंट हो रहे थे। तो फिर हमने उनको कहा जी हमने क्योंकि इससे बगैर तो बात नहीं बनती ना, एक तरफ अल्लाह पाक का नाम है, दूसरे पाक उनके महबूब पाक का नाम है। तो हमारा तो फर्म बिलीव है जी इस पे कि इसके बगैर कुछ नहीं है। तो असल पीछे मकसद ये है, हमें कोई पैसा पूसा टू भी, मुझे कम अज़ कम बीइंग ए चेयरमैन या बीइंग ए इन्वेस्टर, मुझे लोग भी शायद इसी जेन से है कि हमने कोई पैसा पूसा इस एयरलाइन से नहीं है कि हमने पैसा अपना वो घर चलाने के लिए किया, हमने खिदमत के लिए एयरलाइन बनाई है। और हमने हमारा मकसद पीछे यही था कि हमने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। तो उसी की सारा कुछ चलते हुए हमने कोई चीज़, देखें ये पहली दुनिया में अल्लाह के फजल करम से एयरलाइन है जो हमें अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लेना था, तो हमने ऐसा हुआ। तो अल्लाह उनकी बरकतें हैं कि हमारा जहाज़ हवाओं में 3800 फ़्लाइटें भी की हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी करम नवाजी है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जिस तरह से आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रायोरिटी दी, और जिस तरह से आप उसकी अहमियत को समझते हैं, जिनके लिए दो जहान बने थे। तो हम सबको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर शामिल करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपका तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, कि हम अपने जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हमेशा प्रायोरिटी दें, और जब अगर हमारा नाम उनके साथ जुड़ गया है तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मिसाल आपके बिल्कुल सामने, एग्जाम्पल हमारे सामने मैं आपसे कुछ और भी शेयर करना चाहता हूँ। देखें हम मुसलमान हैं, जी। तो मुसलमान का मतलब यही है कि अमन फैलाने वाला, बिल्कुल। और लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने ये मज़हब उतारा पूरी दुनिया पे। आप देख लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का जो वाक़या है, जो माई जो ऊपर से कूड़ा फेंकती थी, जी। वो गैर मुस्लिम थी। तो आपने एक दिन कूड़ा नहीं फेंका उसने, जी। तो अगर आपने कहा जी आज उसने कूड़ा नहीं फेंका, वो क्या मसला है, तो आपने फरमाया, तो सहाबा कराम ने पता किया तो वो बीमार थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पाक उसका पता लेने गए। ये क्या सबक देता है हमें, ये किस चीज़ का सबक है, किस हद तक टॉलरेंस है। तब लोगों का, तब सहाबा कराम का ईमान ऐसे था तो बाजू कट गया, गर्दन कट गई, परवाह नहीं है किसी चीज़ की भी। तो ये चीज़ें हमें मुसलमानों को अपनानी चाहिए।
हमें जो भी काम ज़िंदगी में है ना, टॉलरेंस होनी चाहिए आपका। मैं गुस्से वाला हूँ, मैं इसमें कोई, लेकिन मेरा गुस्सा ज़्यादा देर का नहीं होता। मुझे गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए आता है, तो फिर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अपने अल्लाह से, या अल्लाह पाक माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर जगह पे माफ़ करता है। आप देखें कि वो कितना गफूर रहीम है, कि हम कितने, अल्लाह माफ़ करे, वो हमें तो अंदर से बाहर से जानता है ना कि हम है क्या, तो फिर भी माफ़ करता है। तो हम क्यों ना किसी को माफ़ करें। कोई गुनाह कर लेता है, कोई हमारी फैक्ट्री में कोई चोरी कर लेता है, कई दफ़ा ऐसे होता है जी बहू ना छाड़ देना है, बहू उन्होंने छोड़ देना, तो यार मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, फिर उसको रख भी लेता हूँ काम पे। और मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला हमें नहीं छोड़ता। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। मैं बच्चों, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी है, किसी चीज़ के लिए ना पीछे नहीं भागना। अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखी है ना, आपको मिलेगी। आप ईमानदारी से काम करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने मुल्क व कौम का सोचें, अपने अजीज़ व अकारब का सोचें, तो अल्लाह ताला फिर आपसे अच्छे काम लेता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी जिलानी साहब से हमने जो बात की, तो हमें सेल्फलेस होके काम करना है, हमें अपने पैशन के साथ काम करना है, हमें किसी कॉज के लिए काम करना है। सिर्फ अपने लिए जीने का नाम ज़िंदगी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम ज़िंदगी है। तो बहुत ही खूबसूरत आपका मैसेज है ये। इसके अलावा मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो आप वेलफेयर के लिए अभी काम करें, जैसे कि डेड बॉडीज़ आप लोग जो फ्री आप लोग ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों ने, इतना अच्छा है कि ये आपका जो है इनिशिएटिव है कि आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, कम्युनिटी के बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। तो उसमें एक ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी एयरलाइंस इस तरीके से नहीं लोगों को सर्व कर रही है। नहीं, हम कराची गए हुए थे, जी। वहाँ पे हमने जितने ट्रैवल एजेंट्स थे ना, उनको एक डिनर दिया हुआ था जब हम स्टार्ट कर रहे थे एयरलाइन। तो उनके साथ इंटरेक्शन भी और बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे एक साहब हैं माशाल्लाह, वो बड़ा सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, अल्लाह की मखलूक के भले के काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे कि अल्लाह की मखलूक के लिए वो काम करते हैं। असल ये बात, हमारा मकसद अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है, अपने अपने वसाइल में रहते हुए। उन्होंने सवाल कर दिया, जी देखें इधर बड़ी परेशानी है, कराची बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान से लोग, छोटे छोटे गाँव से लोग वहाँ पे आते हैं जॉब करने की, अपॉर्चुनिटीज़ है ना वहाँ पे। तो लेकिन जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना बहुत मसला बन जाता है। और उन्होंने हमें सारा, तो वो कहते हैं जी IRCL क्या करेगी इस मामले में। अब यकीन करें, बग़ैर सोचे समझे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पाक अपने हबीब के सदक़े में, मैं तो, मुझे तो पता है कोई भी अच्छा काम आप कर ही नहीं सकते जब तक उसको मंजूर नहीं होता। उन्होंने ऐसे हुआ, 1 मिनट के अंदर उसको जवाब दिया, जी हमारी एयरलाइन अल्लाह के हुक्म से डेड बॉडीज़ भी फ्री होंगी और एक अटेंडेंट भी फ्री होगा, चाहे वो इंटरनेशनल फ़्लाइट हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना था। देखें, ये जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ ना, मैं उनको ये बात उनको तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, कोई पता नहीं होता कि क्या निजात का ज़रिया बन जाए। ये दौलत आपके लिए वबाल जान भी है और राहत जान भी है, इस जहान में भी अगले जहान में भी। बेशक। तो एक मेरे बड़े प्यारे थे, मैं उनके पास, बुज़ुर्ग थे, उनके पास कभी कभी जाकर बैठता था, मैं उनसे राज़ो न्याज की बातें करता था। तो मुझे वो कहते हैं, जिलानी साहब तो हमने गल दसी है, पंजाबी में थोड़ा सा बताता हूँ, गल जी दसी जी। है एडी दौलत अल्लाह ताला का बड़ा फजल होता है। तो तुसी इतना दोज़ख भी खरीद सकते हो, तो जन्नत भी खरीद सकते हो। तो अगर अच्छे काम करेंगे, अल्लाह ताला आपसे करवाएंगे अच्छे काम, तो आपके लिए आगे आसानियाँ होंगी। तो मेरे जितने भी भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एक ये भी चीज़ रखेंगे, ये जो डेड बॉडी जा रही है, उस बंदे के दिल से जो साथ बैठा हुआ है, या जो उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कि इधर 36 घंटे इंतज़ार करना था डेड बॉडी के लिए, घंटे 1.5-2 में बॉडी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो वो किस किस्म की दुआएं आपको दे रहे होंगे। तो हर चीज़ में हमें पैसा इन्वॉल्व, ये चीज़ें दुनियादारी की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ें, मेरा तो मैसेज ये है, मैं तो इस चीज़ पे अमल करता हूँ। कोई चीज़ आपके साथ नहीं जानी, वो आपके साथ जाना है जो आपने खर्च दिया, जो आपने खा लिया, जो आपने अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी तो इधर रह जाना है। बाद में औलादें आपस में लड़ाई झगड़े पे करती हैं, बहना भाई करते रहते हैं। और जबकि आप अपने हाथ से कुछ कर जाएँ, तो ये एक सदका जारी है जी उन सब लोगों के लिए। वेलफेयर का ये है जी, हम अपनी पर फ्लाइट भी कुछ करते हैं, चाहे हमें उस फ्लाइट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है,
वो एक अलग बात है, वो भी करते हैं। जब से ये एयरलाइन बनी है वो भी हम कुछ अदारे हैं पाकिस्तान के जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी इसमें डेफिनेटली उनका हिस्सा डलता है। बिल्कुल। तो अगर कोई इसमें शेयर्स लेना चाहे या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे एयरसेल में, तो उनके लिए भी अगर आप थोड़ा सा बता दें। वो ये है जी कि अपना अगर कोई बंदा शेयर लेना चाहता है, शेयर तो ओपन है हमारे, मिनिमम 5 लाख के हैं। हाँ, डायरेक्टरशिप की जहाँ तक बात है ना, वो अभी हमने बोर्ड मीटिंग की है, उस बोर्ड मीटिंग में हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं दोबारा कि भाई 1.5 करोड़ रुपए में डायरेक्टरशिप होगी। ये नहीं है कि हमारी प्राइस बढ़ गई है, उनको उतने शेयर्स मिलेंगे। पहले 1 करोड़ रुपए में था, 10 मिलियन में था तो उनको 10,000 शेयर मिलते थे। फिर हमने 30 में अपना 13,000 शेयर्स किए, 13 मिलियन की तो वो फिर उतने शेयर अब हम 15 की कर रहे हैं कि भाई जिसने आना वो 15 मिलियन में आए, 15,000 शेयर उसको मिलेंगे, शेयर उसको ज़्यादा मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने की और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। बहुत ही क्वालिटी टाइम था और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ही मज़ा आया होगा आज की सारी कॉन्वर्सेशन से, इंटरव्यू से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। दिस इज़ राबिया अरमगान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।